स्वागत है मित्रों, यस एस्ट्रोलॉजी में। मैं प्रदीप शर्मा आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सबसे अनुरोध है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी करा करें। मित्रों, संघर्ष बहुत हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कठिनाइयों का दौर चल रहा है, कार्यों में बाधा आ रही है, हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रुकावट आ रही है। तो मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से समझें, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगी और अंत में आपको इस समस्या का समाधान और उपाय भी बताएंगे। मित्रों, आज का विषय हमारा ग्रहण दोष को लेकर है और मित्रों, इसे समझने के लिए मैंने आप लोग के समक्ष एक कुंडली रखी है, लग्न कुंडली है। आप देख सकते हैं, यह मेष लग्न की कुंडली है और भावों के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। तो मित्रों, आप यह देखिए यहाँ पर कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा, राहु और सूर्य स्थित है। मित्रों, सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि ग्रहण जो है वह सूर्य और चंद्र को ही लगता है, अन्य किसी ग्रह को नहीं। तो मित्रों, हम यह भी जानते हैं कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ठीक है मित्रों, और अब यह समझते हैं कि राहु, केतु और सूर्य चंद्र की स्थिति क्या होती है। तो मित्रों, सूर्य और चंद्र जो हैं वो सदा मार्गी रहने वाले ग्रह हैं और उसके उल्टे राहु और केतु ये सदा वक्री रहने वाले ग्रह हैं। राहु मुख है और केतु पूंछ है। इसे सर्पाकार दिखाया जाता है, अर्थात राहु को सर्पाकार, सर्प का मुंह, और केतु को सर्प का पूंछ, ऐसा दिखाया जाता है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव में राहु, चंद्र और सूर्य एक साथ स्थित है। यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ताकि आप समझ सकें कि जब राहु और सूर्य का संपर्क बनता है या राहु चंद्र का संपर्क बनता है तभी ग्रहण दोष लगता है। मित्रों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे देखने के बाद बहुत सी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी और जो भय बना हुआ है ग्रहण दोष के लेकर वह स्पष्ट हो जाएगा कि यह दोष कितना कारगर है। मित्रों, इसे समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरी तरह देखना होगा, अंत तक बने रहना होगा, तभी स्थिति आपको स्पष्ट होगी। तो चलिए हम पुनः विषय की तरफ लौटते हैं। तो दोस्तों, जब राहु का संपर्क जो है वह सूर्य के साथ होगा तब सूर्य ग्रहण कहा जाएगा, और जब राहु का संपर्क चंद्र के साथ होगा तब चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। यहाँ चतुर्थ भाव में चंद्र, राहु और सूर्य साथ में हैं। यहाँ पर दो दोषों का निर्माण हो रहा है। एक, चंद्रमा और सूर्य एक ही भाव में स्थित है, यह अमावस्या योग बनता है। दूसरे, चंद्र ग्रहण बन रहा है क्योंकि चंद्र और राहु साथ हैं। और तीसरे, राहु और सूर्य साथ हैं और यह सूर्य ग्रहण निर्माण कर रहा है। अब मित्रों, हमें यह जानना है कि सूर्य के कारकत्व क्या हैं, चंद्र के कारकत्व क्या हैं, राहु और केतु से हम क्या विचार करते हैं, तभी हम जान सकते हैं कि इस कुंडली में यह दोष क्या परिणाम दे सकता है या अन्य कुंडली में भी क्या परिणाम हो सकते हैं। भावों के आधार पर यदि देखेंगे
तो मित्रों चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है और चंद्रमा स्वयं अपनी राशि में चतुर्थ भाव में स्थित है और सूर्य अग्नि कारक ग्रह है। मान, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान, आत्मविश्वास, आरोग्य इत्यादि का कारक भी सूर्य है। तो मित्रों चलते हैं हम अब चंद्र सूर्य के कारकत्व को देखने और राहु और केतु से हम क्या विचार कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है सूर्य के कारकत्व। तो मित्रों आप यह देखिए, सूर्य से हम पिता, आत्मा, आत्मबल, आरोग्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, नेतृत्व करने की क्षमता, स्पष्ट वक्ता, राजनीतिक संबंधी जीवन शक्ति इत्यादि का विचार करते हैं। अब यदि आप सोचिए, यह सूर्य यदि पापी ग्रह के साथ आता है, राहु के साथ यदि युति करता है, तो निश्चित तौर पर यह ग्रहण में आता है और उसके कारकत्व में कमी आएगी। जैसे कि पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, आत्मा दुखी रह सकती है किसी न किसी क्लेश के कारण, चिंता के कारण, आत्मबल, आत्मसम्मान, स्वाभिमान में कमी दिखेगी, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ेगा, अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी, नेतृत्व करने की क्षमता में कमी आएगी, राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, राजनीतिक षड्यंत्रों में फंस सकता है व्यक्ति, आरोग्य अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से मित्रों हम सूर्य के कारकत्व को जान रहे हैं और यह जो स्थिति है सूर्य और राहु की युति मित्रों, यह संघर्षपूर्ण जीवन दर्शाता है। एक आयु तक जातक को परिवार, रिश्तेदार, मित्रों अथवा अपने आसपास के लोगों से, पिता से जिस स्नेह और प्रेम की अपेक्षा होती है वह नहीं मिल पाती, भाग्योदय नहीं होता, भाग्योदय में परेशानी आती है, कार्यों में बाधा आती है। इस प्रकार से मित्रों यह युति जातक को काफ़ी हद तक परेशान करती है। तो अब चलते हैं मित्रों हम चंद्र के कारकत्व को देखने। आपके सामने मित्रों चंद्र के कारकत्व को हमने रख दिया है, आप इसे समझिए। चंद्रमा स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार, मन, माता, मानसिक स्थिति, सुख आदि, कल्पना शक्ति, प्रसिद्धि, यात्रा, सुंदरता, यौवन, कीर्ति, प्रसिद्धि, सहन शक्ति, स्पष्टता, स्पष्ट विचार, मिलनसार, भाग्यशाली, स्वप्नवादी और निर्णय शक्ति का कारक होता है। मित्रों अब आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा यदि राहु के साथ स्थित होता है तो सबसे पहले मन को मलिन करेगा, ठीक है। माता के लिए यह स्थिति शुभ नहीं है, यह युति ठीक नहीं है। जातक के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहेगा, समाज में मान सम्मान की कमी मिलेगी, सुख के लिए जातक परिश्रम करता रहेगा, संघर्ष बढ़ेगा, धन इत्यादि सुख के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, भाग्योन्नति अपेक्षित नहीं होगी, भाग्य में बाधा आएगी, कार्यों में रुकावट आएगा, दुस्वप्न आएंगे, क्लेश रहेगा, मन चंचल रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगी, अनेकानेक विचार मन में आएंगे, भ्रम की स्थिति बनेगी, निर्णय लेने की क्षमता क्षीण होगी, व्यक्ति मिलनसार नहीं होगा, माता का स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, माता का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। तो इस प्रकार से मित्रों चंद्र के कारकत्व में कमी हम देखेंगे यदि चंद्रमा राहु के साथ स्थित होकर युति करता है किसी एक भाव में। और हमने अभी कुंडली में यह देखा कि चंद्रमा और राहु एक ही भाव में चतुर्थ भाव में स्थित हैं। चतुर्थ भाव सुख का है, तो निस्संदेह चतुर्थ भाव से मिलने वाले सभी कारकत्वों के हानि कर रहे हैं। मित्रों अब हम राहु और केतु के बारे में भी विचार कर लेते हैं। मित्रों आपके समक्ष अब राहु के कारकत्व प्रस्तुत हैं। राहु के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मित्रों राहु एक छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है। राहु का अपनी कोई राशि नहीं है। राहु से हम माया, भ्रम, शक, वहम, अविश्वास,
दुविधा, संदेह, असमंजस की स्थिति, संशय, छल कपट, जादू, बिजली, स्वप्न, विष, आडंबर, नशा, धुआं, जासूसी, अपराध, नकल, शेयर्स, लॉटरी, सट्टा, दलाली, राजनीति, कूटनीति, ठगी, ब्याज, तलाक, वेश्यावृत्ति इत्यादि के बारे में हम विचार करते हैं। मित्रों, राहु आप समझ सकते हैं कि यह भ्रम उत्पन्न करेगा, शक उत्पन्न करेगा, वहम की स्थिति बनाएगा, अविश्वास, दुविधा, संदेह बनाएगा, असमंजस में डालेगा, संशय का भाव मन में उत्पन्न करेगा। राहु छल कपट की प्रवृत्ति देता है। जादू, बिजली, स्वप्न इत्यादि पर राहु का प्रभाव होता है। विष पर राहु का प्रभाव होता है। राहु नशे की लत लगाता है। धुआं, जासूसी, अपराध इत्यादि भी राहु के कारकत्व में आते हैं। नकल करना, शेयर्स, लॉटरी, सट्टा, दलाली इत्यादि में हाथ आजमाना, यह भी राहु के कारकत्व में आता है। राजनीति, कूटनीति, ठगी, ब्याज, तलाक, वेश्यावृत्ति इत्यादि, यह सब जितने भी बुरे कर्म हैं, यह सब राहु के क्षेत्र में आते हैं। मित्रों, राहु से हम अकस्मात घटने वाली घटनाओं का भी विचार करते हैं। राहु कष्ट देता है। राहु अचानक किसी को करोड़पति बना सकता है और अचानक किसी को रोड पर ला सकता है। राहु जो भी देता है वह अचानक देता है। मित्रों, वहीं पर यदि हम केतु की बात करें तो केतु मोक्ष कारक होता है। जहाँ पर राहु सूर्य को ग्रसता है अर्थात ग्रहण लगाता है, वहीं पर केतु जो है वो ग्रहण से मुक्ति देता है। तो चलिए मित्रों, अब हम केतु के कारकत्व के बारे में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने केतु के कारकत्व का चार्ट। आप देखिए, केतु आस्था, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, विश्वास, साथ ही अंधविश्वास का भी कारक है। मोक्ष, विच्छेद, अलगाव, भावनाएं, पर पीड़ा कारक है। क्रूर और कसाई इत्यादि बातों का विचार हम केतु से करते हैं। अब मित्रों, यह देखना है कि इस ग्रहण दोष की शक्ति कितनी होती है और कैसी होती है। एक ही भाव में यदि सूर्य राहु साथ में है, यह सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अब इन दोनों ही ग्रहों के अंश को देखिए, इनका बल देखिए। यदि दोनों का संपर्क 10 अंश से कम का है तो यह स्थिति प्रबल दोष कारक बनती है। और इसी प्रकार यदि चंद्रमा के साथ राहु का योग 10 अंश से कम का बनता है तो यह भी प्रबल चंद्र ग्रहण का योग बनता है। इन ग्रहों के योग में जितने अधिक अंशों की दूरी होगी उतना ही अधिक दोष कम होगा और अशुभ परिणाम में कमी आएगी। और जितने ही कम दूरियां होंगी अर्थात ये जितने नज़दीक होंगे उतने अधिक यह दोष प्रबल होगा और अशुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। एक बात स्पष्ट रूप से समझिए दोस्तों, जब राहु सूर्य के संपर्क में आता है यह ग्रहण की शुरुआती स्थिति होती है और यह जितने एक दूसरे के नज़दीक आते चले जाएंगे यह दोष उतना ही प्रबल बनता चला जाएगा। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ जब राहु संपर्क में आएगा तो यह चंद्र ग्रहण की शुरुआती स्थिति होगी और जितना यह नज़दीक जाएंगे उतना ही प्रबल चंद्र ग्रहण बनेगा। उसी प्रकार यदि जब केतु के साथ सूर्य की युति होगी और यह जितने नज़दीक जाएंगे ग्रहण का असर उतना कम होता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब केतु चंद्रमा के साथ युति करेगा और इनका जितना घनिष्ठ संबंध होगा उतना ही ग्रहण का असर कम होगा। इसका कारण है हमने अभी समझा कि केतु मोक्ष कारक है। ठीक है मित्रों, तो यदि कुंडली में चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य राहु, सूर्य केतु एक साथ किसी भाव में स्थित होते हैं तो आप इस तरह से समझिए जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। योग और दुर्योग
को अच्छे से यदि समझते हैं, जिस प्रकार से हम किसी रोग या बीमारी को समझते हैं और उसके अनुसार ही दवा लेते हैं और फिर हमें उसका फल मिलता है, उसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में बने योग और दुर्योग के बारे में हम अच्छे से समझें और उसके अनुसार हम कोई उपाय करें, पूजा पाठ, दान धर्म करें, तो अवश्य ही उसमें हमें लाभ मिलता है। दोस्तों, इस कुंडली से हम और क्या विचार कर सकते हैं, वह भी एक बार नज़र कर लेते हैं। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। पंचमेश होकर वह पंचम भाव से द्वादश जाकर चतुर्थ भाव में बैठा है और ग्रहण दोष में है, राहु से पीड़ित है। पंचम भाव से हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान इत्यादि का विचार करते हैं, प्रेम प्रसंग का विचार करते हैं। तो इस स्थिति में मित्रों हम कह सकते हैं कि संतान पक्ष से बाधा, संतान होने में बाधा, प्रेम प्रसंग में असफलता और विद्या ग्रहण करने में, शिक्षा में बाधा आ सकती है। यह उदर रोग, गर्भपात, संतान पक्ष से कष्ट इत्यादि की तरफ भी संकेत करता है। चतुर्थ भाव में चतुर्थ का कारक चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण योग में स्थित है। यह माता के लिए अनिष्टकारक है। सुख आदि के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं है। सूर्य, चंद्र और राहु चतुर्थ भाव से दशम भाव को दृष्टि कर रहे हैं, अर्थात यह जातक राजनीति की तरफ भी जाने का प्रयास कर सकता है, किंतु यह ओछी राजनीति का प्रतीक बनेगा। कभी न कभी, किसी न किसी समय में जातक को राज्य, राजनीति, कूटनीति के बीच फंसने की संभावना बनेगी, मानहानि की संभावना बनेगी। दोस्तों, अब तक हमने इस ग्रहण दोष के अशुभ फलों की चर्चा की है और अब हम चलते हैं इस ग्रहण दोष के अशुभ फल को कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, वह देखते हैं। इसके लिए हमें लग्न और लग्नेश को देखना होगा मित्रों। लग्न मेष है, लग्नेश मंगल है और हम जानते हैं मंगल और चंद्र मित्र हैं, मंगल और सूर्य मित्र हैं। वहीं मंगल, राहु और केतु परस्पर शत्रु हैं। दोस्तों, दोष शांति के लिए पूजा विधान, शांति कर्म और दान उपाय में लाए जा सकते हैं। यहाँ हमें यह विचार करना है कि हमें किसके दान करने चाहिए, किसकी शांति करनी चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मित्रों, आप यह नोट कर लीजिए कि आपको लग्नेश के बीज मंत्रों का जाप सतत करना चाहिए। यह सबसे मुख्य उपाय। राहु और केतु यह लग्नेश के शत्रु हैं। इन दोनों के लिए दान अवश्य करना चाहिए। सूर्य और चंद्र के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य देव को सुबह उगते हुए अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिव जलाभिषेक करना चाहिए। शिव दुग्धाभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। तो मित्रों, इन सब उपायों से ग्रहण दोष की शांति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का विषय आपको समझ में आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से आप अपने मत साझा कर सकते हैं। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ आप इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें। तो आज यहीं विराम लेते हैं और आने वाले वीडियो में हम ग्रहण दोष के लिए अन्य प्रभावशाली और महत्वपूर्ण उपायों की भी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है मित्रों, सो आने वाले वीडियो की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए विराम लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री महागणपति।